So in last lecture we have discussed the three factors which are affecting the rate of a reaction. Okay, so in this lecture we will cover the rest of the three factors, and the first factor which we are going to discuss today is the presence of कैटलिस्ट। भी अगर हमारी किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट हम एक डालते हैं तो वो क्या करता है, ठीक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस से उस रिएक्शन के रेट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भी कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है जिसको जब किसी रिएक्शन में डालते हैं तो वो क्या करता है, उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है, विच इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, तो उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है, विच इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। और इस कैटलिस्ट की खासियत ये है कि वो रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज करता है, उसका रेट इंक्रीज करता है, वो खुद उसके अंदर यूज्ड नहीं होता, ठीक है। मीन्स अगर उसकी सरफेस के ऊपर या उसके साथ मिल के कोई रिएक्शन चल रही है तो वो स्पीड अप हो जाती है, ठीक है। तो लास्ट में ये कैटलिस्ट जो है वो रिकवर हो जाता है। मीन्स वी कैन रिकवर द कैटलिस्ट केमिकली अनचेंज्ड, उसकी केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आएगी, हाँ उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकती है, ठीक है। सो व्हाट इज ए कैटलिस्ट? द कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन एंड कैन बी रिकवर्ड केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। सो व्हाट वी हैव पोटाशियम क्लोरेट, ये सॉलिड सब्सटेंस है, और जब ये डीकम्पोज करता है तो वहाँ पे KCl प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। कब बनती है? जब हम इसको हीट करते हैं, ओके। बट ये जो रिएक्शन है इसकी डीकम्पोजिशन जो है वो बहुत एक स्लो प्रोसेस है। अगर हम इसमें मैंगनीज ऑक्साइड डाल देते हैं तो ये जो इसकी डीकम्पोजिशन है वो बहुत फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैंगनीज ऑक्साइड ने क्या किया, यहाँ पे इस रिएक्शन का जो रेट है उसको इंक्रीज कर दिया। व्हाट इज रेट? रेट इज द स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी एक तरह से। तो ये रिएक्शन की जो डीकम्पोजिशन है वो फास्ट हो जाएगी। मींस अगर इसकी डीकम्पोजिशन जो है विदाउट कैटलिस्ट जो है अगर वो 4 या 5 घंटे में हो रही थी तो कैटलिस्ट डालने से वो विद इन 10 मिनट्स और 20 मिनट्स हो सकती है, ठीक है। सो मैंगनीज डाइऑक्साइड इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन एंड इट कैन बी रिकवर्ड अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो इसने किया क्या एक्चुअल में, ठीक है, तो उसको हम एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ है जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया हुआ है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो हमारी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट की एनर्जी होती है, ओके। सो ये हमारी क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, और ये हमारी क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं R लिख देता हूँ, ओके। सो इट विल बी ER and this will be the EP, ठीक है। ER is the energy of the reactant, EP is the energy of the product, P is a product, R is a reactant, okay। so ये है हमारा थ्रेशोल्ड बैरियर। तो विदाउट कैटलिस्ट जो हमारा रिएक्शन चलता है वो इस तरीके से चलता है कि उसको इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, और हमें जब वो रिएक्शन को बैरियर को क्रॉस कर लेता है उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस दैट इज इन ET, okay, and this difference between the ET and the energy of the reactant is known as the activation energy, clear? so यहाँ पे हमारे पास ये जो डिफरेंस है energy of the reactant and energy of the product, that is known as the delta E, okay। so ये है without catalyst reaction। तो जब हमने कोई कैटलिस्ट डाला तो उसने क्या किया, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को लो कर दिया। मीन्स कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमें चाहिए किसी रिएक्टेंट को रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, वो एक्टिवेशन एनर्जी उसने कम कर दी, ठीक है। मीन्स तो एक्टिवेशन एनर्जी कम कैसे होगी, अब उसने रिएक्टेंट की एनर्जी को कुछ नहीं किया, अब उसने जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है उसको डिक्रीज कर दिया। तो वहां पे हमारे पास अब एक न्यू पाथ बन गया कि जो अब रिएक्टेंट्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो जब ये फॉलो करके जाएगा तो इजिली क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या यहाँ पे, ये जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले EA थी अब वो डिक्रीज कर गई। वो कितनी रह गई अब, वो दैट इज द EA प्राइम, ठीक है। सो EA प्राइम इज द न्यू एक्टिवेशन एनर्जी विच इज नीडेड व्हेन देयर इज ए कैटलिस्ट, ठीक है। तो वहां पे वो एनर्जी हमें कम चाहिए, ठीक है। विदाउट कैटलिस्ट वी हैव टू रिक्वायर मोर एनर्जी टू क्रॉस दिस पाथ,
ठीक है। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड अ न्यू path for the reaction in which the reactants are converted to the product very quickly, ठीक है। So this means that the activation energy becomes lower for the catalyzed reaction than that of the uncatalyzed reaction. तो वहां पे क्या होगा कि large number of molecules can cross this lower activation energy barrier and hence the rate of the reaction will increases, ठीक है। So ये जो हमने solid path दिखाया हुआ है that is a uncatalyzed रिएक्शन, और जो ये मैंने डॉटेड में दिखाई है दैट इज ए कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो बातें यहाँ पे नोट करने वाली हैं। सबसे पहली बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी आपने कैटलाइज्ड रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है तो वहाँ पे आपने ये ध्यान देना है कि जो कैटालिटिक रिएक्शंस होती हैं और जो कैटलिस्ट होते हैं वो ये डेल्टा ई को चेंज नहीं करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेल्टा ई क्या है? डेल्टा ई इज नथिंग बट द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस energy of the product and the energy of the reactant, ठीक है। so it is the difference of energy of the product and the energy of the reactant, उसका जो difference है उसको हम delta E बोलते हैं। what is delta E? that is the energy of the reaction, ठीक है। ना ही वो डेल्टा E को चेंज करते हैं ना ही वो डेल्टा H को चेंज करते हैं। मीन्स जो एक्चुअल रिएक्शन की एनर्जी है चाहे वो विदाउट कैटलिस्ट है चाहे विद कैटलिस्ट है वो वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया यहाँ पे कि जो कैटलिस्ट है वो रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी को कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को है वो लो कर रहा है, ठीक है। जिससे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई? वो कम हो गई, ठीक है। उसका जो डिफरेंस है वो कम हो गया, ना कि ये जो डेल्टा ई है, ठीक है। एनर्जी जो रिएक्टेंट की थी वो अपनी जगह पे पड़ी हुई है, जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो अपनी जगह पे है, ठीक है। उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द डेल्टा ई और डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, ओके। सेकेंड थिंग, सेकेंड की बात क्या है कि अब कैटलिस्ट जो है उसने फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमारे जो इरिवर्सिबल रिएक्शन थी उसको तो स्पीड अप कर दिया, बट सपोज अगर हमारे पास क्या है एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती, ठीक है, तो उस केस में उन्हें क्या करना था? यहाँ पे सपोज हमारे पास रिएक्टेंट ए है, यहाँ पे बी है, मींस ए रिएक्ट करके बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी जो है ए में रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे कैटलिस्ट रखा हुआ हमने। तो विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन क्या नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, कैटलिस्ट डालने से क्या हुआ कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो भी स्पीड अप होगी और बैकवर्ड रिएक्शन क्या है वो भी स्पीड अप होगी। ऐसा नहीं है कि वो एक साइड की रिएक्शन को स्पीड अप करेगा दूसरी को स्पीड अप नहीं करेगा। वो क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखो कि अगर हमारे पास ये जो EA था दैट वाज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंस किसका है? ET माइनस ER, ठीक है। सो जो ET माइनस ER है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द forward reaction, ठीक है। so what would be the activation energy for the backward reaction? that would be the ET minus EP, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? अब ये है हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी और ये है हमारा बैरियर, तो ये जो डिफरेंस रहेगा that would be the activation energy of the product अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की, ठीक है। और जब रिएक्शन कैटलाइज्ड हो रही है, कैटलिस्ट रखा हुआ है, तो बैरियर तो उसके लिए भी डाउन गया, तो उसके लिए अब जो एनर्जी रहेगी, एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी, वो रहेगी ये वाली, ठीक है। उसको मैं लिख देता हूं EAB प्राइम, ठीक है। सो एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की कम हुई है, तो अगर रिएक्टेंट्स को फॉलो करना है ये पाथ फॉरवर्ड जाने के लिए, तो प्रोडक्ट को भी तो यही पाथ फॉलो करना है, ठीक है, बैकवर्ड जाने के लिए। तो उस केस में दोनों की एनर्जी क्या हुई है? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुई है। सो दोनों ही रिएक्शन क्या होंगी? फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होंगी? वो स्पीड अप होंगी। हाँ, ये तो क्लियर हो गया यहाँ से। एक बात और इसमें ये है कि जब रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशंस को चेंज नहीं करता है। मींस इक्विलिब्रियम पोजीशन जब आना था तभी आएगा, बट मतलब जिस कंसंट्रेशन पे आना था तभी आएगा। ये नहीं है कि अगर रिएक्शन फास्ट हुई है तो इक्विलिब्रियम जल्दी वहाँ पे पहले ही अटेन हो जाएगा, उसमें कंसंट्रेशन का हमारा डिफरेंस आ जाएगा। नो, मींस जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाएगा बट उसकी पोजीशन वो रहेगी, ठीक है। अगर आपको पोजीशन में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको समझाता हूँ पोजीशन का मतलब क्या है। मीन सपोज ए रिएक्ट कर रहा है, वो बी में चेंज हो रहा है, ठीक है। सपोज इनिशियली हमारे पास इसके 100 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो इसके सपोज करते हैं कि 65 मॉलिक्यूल रह जाते हैं और इसके 35 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और इन दोनों के अंदर क्या है? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। अब ये जो कंपोजिशन है जिसपे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, सपोज ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन में जो है 10 घंटे में हो रहा था, ओके। अब जैसा कि हमने इसमें कैटलिस्ट डाल दिया, हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट आ गया,
तो जब ये इक्विलिब्रियम अटेन होगा तब वहां पे ए की कंसंट्रेशन 65 ही रहेगी, बी की कंसंट्रेशन जो 35 ही रहेगी, बट हो सकता है कि ये इक्विलिब्रियम जो 10 घंटे में अटेन हो रहा था विदाउट कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये 30 मिनट्स में हो जाए। ठीक है, तो उसकी पोजीशन वही है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तब जो उनकी कंपोजिशन थी उसमें चेंज नहीं आया। ठीक है, वो जैसे रिएक्ट करते हैं वैसे ही रिएक्ट करेंगे जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है। इस चीज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, तो वहां पे 65 जो कंसंट्रेशन ए की और बी की जो है 35 वो जल्दी पहुंच जाती है, ना कि वो 10 घंटे लगाएगी, वो 30 मिनट्स में पहुंच जाएगी। बट वो ऐसा नहीं है कि हमने कैटलिस्ट डाला तो वहां पे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 62 रह गई या 60 रह गई और इसकी क्या बन गई 40 बन गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो मींस कैटलिस्ट ने क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही चेंज कर दिया। ठीक है, तो कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, इस बात को आपने हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 2-3 बातें कैटलिस्ट के बारे में थी। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज द एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन से क्या होता है, सम केसेस में जो रिएक्शंस हैं अगर उनके अंदर हम क्या करते हैं, रेडिएशन एक्सपोज करते हैं, तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसिडरेबली इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है कि जो फोटोन्स होते हैं रेडिएशंस के, उनके अंदर इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, कि वो जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड बनी हुई है, उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि उनकी जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेकअप हो जाती है। ठीक है, सो वी कैन से भी रेडिएशन के एक्सपोजर से जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एटम्स के अंदर जो बॉन्ड्स बनी हुई हैं वो इजीली ब्रेकअप हो जाती हैं, क्योंकि जो फोटोन्स हैं उनके अंदर इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि वो कुछ बॉन्ड्स को इजीली ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगी तो जो एटम्स बनेंगे वो अनस्टेबल होंगे, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस की जब कम्बिनेशन होती है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बनाते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है विदाउट द एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, और जब हम इन दोनों गैसेस के मिक्सचर को लाइट की प्रेजेंस में लेके आते हैं तो ये रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे HCl गैस जो है बहुत फास्टली वहां पे बननी शुरू हो जाती है। तो ये था हमारा सेकंड फैक्टर, एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन ने क्या किया कि जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड है उनको ब्रेक करने में हेल्प किया। अगर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी तो फटाफट क्या करेंगी, रिएक्ट कर जाएंगी, और अगर फटाफट रिएक्ट करेंगी तो मीन्स क्या हुआ, वहां पे उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट जो फैक्टर है जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक टेम्परेचर जो फैक्टर था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और एक ये फैक्टर है दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स। ठीक है, अब सॉल्वेंट की नेचर से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट कर सकता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो जो सॉल्वेंट की 3 प्रॉपर्टीज हमने स्टडी करनी है यहाँ पे, जो क्या करती हैं भी किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी अफेक्ट करता है, देखेंगे भी कैसे करता है। सेकंड जो है प्रॉपर्टी दैट इज द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट्स, भी मीन्स सॉल्वेंट पोलर है या नॉन पोलर है, वो कैसे इफेक्ट करता है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज द इफेक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आई हैं, एक तो आई है पोलैरिटी, दूसरी हमारे पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और तीसरी है हमारे पास सॉल्वेशन। ठीक है, पहले हम इन तीनों को समझेंगे, साथ के साथ हम इनकी जो है इफेक्ट भी देखेंगे भी कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं मैग्नीट्यूड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस सॉल्वेंट। सो पहले तुम्हें पता होना चाहिए भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है,
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी सॉल्वेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब उसके अंदर हम आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व करते हैं तो वो जो आयंस बनते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, वो बनाने में जो उसने किया हेल्प किया, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट। मींस जब कोई हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वहाँ पे आयन फॉर्मेशन करता है। वो आयन फॉर्मेशन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है कि वो जो आयंस आपस में इंटर आयनिक फोर्सेस की वजह से जुड़े हुए थे उनको ब्रेक करके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को सेपरेट कर दे और उनको एक दूसरे से दूर रखे। ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो प्रॉपर्टी है ये कांस्टेंट है, हर सॉल्वेंट के लिए इसकी एक वैल्यू रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो इन केस ऑफ आयनिक रिएक्शन जो इंटर आयनिक फोर्सेस हैं दे आर लार्जली अफेक्टेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसको हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ये देखा गया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना सॉल्वेंट का ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होगी, जो क्या कहते हैं इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो उतना ही अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो कैसे इफेक्ट होता है, क्या रिलेशन है इसके अंदर? तो log k इज इक्वल टू a माइनस बी बाई डी। ये एक रिलेशन है जो रेट कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे d क्या है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और a और b क्या है, दीज आर द कांस्टेंट ऑफ टू आयंस, ठीक है। जो ये आयंस बनते हैं उनके कुछ कांस्टेंट्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन द लॉगरिथमिक ऑफ रेट कांस्टेंट should vary linearly with the reciprocal of dielectric constant of the solvent, ठीक है, at a particular temperature, ओके। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और माइनस साइन भी आ रहा है, तो मींस जो log k और 1 upon d का जो हमारा ग्राफ रहेगा दैट शुड बी हैविंग नेगेटिव स्लोप एंड इट शुड बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा इस तरीके से, ओके। तो यहाँ पे क्या है 1/d है और यहाँ पे क्या है हमारे पास log k है, ओके। तो ये चीज है कि इस तरीके से हमारे पास जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अफेक्ट करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को, ओके। तो सेकंड है हमारे पास पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। सेकंड इज द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अब किसी सॉल्वेंट की पोलैरिटी कैसे अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो हमारे पास सपोज करो कि दो रिएक्टेंट्स हैं, पोलर रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट हमारे पास A प्लस B, बोथ आर पोलर, ओके, बोथ आर पोलर। और ये क्या बना रहे हैं हमारे पास, पहले इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद जाके क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर हमारा प्रोडक्ट इंटरमीडिएट क्या है वो भी पोलर है और यू कैन से कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी क्या है, पोलर है, ठीक है। तो ए तो बी ने क्या बनाना है, इंटरमीडिएट बनाना ही बनाना है, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा उसमें से, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो रही है कि ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और इंटरमीडिएट बना रहे हैं, इंटरमीडिएट के बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो भी पोलर हैं और जो प्रोडक्ट है वो भी पोलर है, और अगर इनके बीच में हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, पोलर है, ठीक है। अब सब कुछ क्या है यहाँ पे पोलर है। तो ये देखा गया है कि जब पोलर सॉल्वेंट हमारे पास आता है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा पोलर हो रिएक्टेंट से, ठीक है। सो मींस a polar solvent increases the rate of reaction in which the product form is more polar than the reactant, ठीक है। अगर हमारे पास जो यहाँ पे पोलैरिटी है, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट is more than that of the polarity of reactants है, तो उस केस में जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन दैट वुड बी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस, क्योंकि रिएक्शन क्या जा रही है, ए प्लस बी बना के वो प्रोडक्ट बना रही है, मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन जा रही है। तो अगर प्रोडक्ट हमारी ज्यादा पोलर है तो वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो मोर एंड मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो उस केस में हम कहते हैं कि रेट क्या हो रहा है, वहां पे इंक्रीज हो रहा है, फॉरवर्ड एक्शन में इंक्रीज हो रहा है। और इसका रिवर्स क्या होगा, अगर हमारा रिएक्टेंट जो है ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट, तो वहां पे जो इंटरेक्शन है सॉल्वेंट की वो रिएक्टेंट के साथ रहेगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो रिएक्टेंट अगर कंबाइन हो जाएंगे सॉल्वेंट के साथ, इंटरेक्ट हो जाएंगे, तो वो आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इन दैट केस
जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक तो फैक्टर ये है। अब इसमें हम एग्जांपल करते हैं, इसको और भी अच्छे से समझ लेंगे। रिएक्शन बिटवीन दी एसिटिक एनहाइड्रेट और इथाइल अल्कोहल। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्रेट क्या होता है हमारे पास, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्रेट होता है कि हमारे पास यहाँ पे ये एसीटेट ग्रुप होता है, यहाँ पे हमारे पास इथाइल हो गया, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। और इसको जब हम सॉरी यहाँ पे दिस इज दी COCH3। ठीक है, दिस इज दी एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास इथाइल एसीटेट फॉर्मेशन होता है, जो मैंने अभी बनाया था, दैट इज द इथाइल एसीटेट। ठीक है, प्लस क्या निकलेगा, हमारे पास वाटर होता है। यहाँ पे वाटर की जगह पे हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, अगर हमारे पास वहाँ पे होता कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमारे पास वहाँ पे क्या बनना था, वाटर बनना था। अब हमारे पास यहाँ पे एनहाइड्रेट है तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास एसिटिक एसिड। एक एसीटेट बन गया, एक बन गया एसिटिक एसिड। अब ये कब बनता है, अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये जो है इन दोनों कंपाउंड से लेस पोलर है, इट इज दी लेस पोलर। सो इस केस में जो रिएक्शन है, जो सॉल्वेंट है हमारा पोलर है, वो क्या करेगा, इन दोनों रिएक्टेंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्शन की वजह से हमारी रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड क्या जाएगी, कम जाएगी, और यू कैन से रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। अगर स्लो हो जाएगी तो मीन्स वहाँ पे जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारे पास अगर हमारे पास क्या हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पोलैरिटी जो है वो कंपेरेबल हो, मीन्स सेम हो, मीन्स जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू और नियरली इक्वल टू पोलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो उस केस में हमारा जो सॉल्वेंट है उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं रहेगा, कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं रहेगा। सो यू कैन से इफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट डिफर मच इन पोलैरिटी, इन दैट केस the effect of polarity of solvent is insignificant on the rate of the reaction. ठीक है, so there will be no effect of polarity of solvent on the rate of reaction. ठीक है, ये कब होगा, जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनकी पोलैरिटी कंपेरेबल हो, उनमें डिफरेंस जो है ज्यादा ना हो। ठीक है, तो उस केस में हमारी जो है जो सॉल्वेंट का इफेक्ट है वो बिल्कुल भी निग्लिजिबल होता है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की जो डीकंपोजिशन होती है तो वहां पे क्या बनता है हमारे पास, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की जब डीकंपोजिशन होती है तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बनती है। अब इनकी जो पोलैरिटी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, ये तो हमारा नॉन पोलर है, तो इन दोनों प्रोडक्ट की जो पोलैरिटी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो वहां पे सॉल्वेंट आप पोलर रख दो, नॉन पोलर रख दो, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो ये था इसमें। जो नेक्स्ट फैक्टर है आगे फर्दर जो प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द सॉल्वेशन। ठीक है, अभी अब इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन देखना हमने, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेशन। तो पहले तो सॉल्वेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए भी सॉल्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो सॉल्वेशन क्या है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट्स के या इंटरमीडिएट्स के, कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर कोई मॉलिक्यूल क्या करता है, सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, मींस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उसको सराउंड कर लेते हैं। ठीक है, उसको बिल्कुल पकड़ लेते हैं ऐसे। तो अगर ऐसा है तो उस चीज को बोलते हैं सॉल्वेशन। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि किसी चीज को हमने पानी में डाला तो वहां पे हम कहते हैं कि वहां पे क्या हो रही है, हाइड्रेशन हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रेशन का मतलब क्या है कि वो चीज उसमें डिसॉल्व हो रही है और वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द हाइड्रेशन। तो व्हाट इज हाइड्रेशन, व्हेन अ आयनिक कंपाउंड or any compound is dissolved in the water, and in that case when the ions are formed and that ions are surrounded by the water molecule, ठीक है, तो उस केस में उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, हमने वाटर लिया हुआ है तो वहां पे हाइड्रेशन हो गया। अगर कोई और सॉल्वेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो कंबाइन करते हैं। जो नेगेटिव आयन है उसको पॉजिटिव आयंस क्या करेंगे, सराउंड करेंगे, और जो पॉजिटिव आयन उसको नेगेटिव जो पार्ट है सॉल्वेंट का वो सराउंड करेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वेशन। ठीक है, अब सॉल्वेशन से कैसे इफेक्ट होता है वो हमने देखना है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज लार्जली अफेक्टेड बाय द डिग्री ऑफ सॉल्वेशन। अब डिग्री से क्या मतलब है हमारा, भी कितनी हद तक उसकी सॉल्वेशन होती है। ठीक है, सॉल्वेंट की और रिएक्टेंट्स की और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। जब हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करते हैं R1 एंड R2,
वो क्या बनाएंगे, एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब इंटरमीडिएट आगे फर्दर क्या, प्रोडक्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो सॉल्वेशन देखनी है वो रिएक्टेंट्स की और इंटरमीडिएट्स की देखनी है कि अगर हमारे पास यहाँ पे रिएक्टेंट क्या करेगा, सॉल्वेट कर जाएगा, तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम अगर हम इसको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से एक्सप्लेन करें तो वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, दिस इज द ER, एक्चुअल ER, दैट इज द EP, ठीक है, और दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, सो ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे है प्रोग्रेस रिएक्शन की, दैट इज द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अब क्या देखा गया यहाँ पे कि जब हमारे पास सॉल्वेशन होती है किसकी, रिएक्टेंट्स की। सो फर्स्ट केस है रिएक्टेंट्स गेट सॉल्वेटेड। ठीक है, उस केस में ये देखा गया है कि जब रिएक्टेंट सॉल्वेटेड हो जाते हैं तो रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन चली जाती है। मींस जो पोटेंशियल एनर्जी है रिएक्टेंट्स की वो डिक्रीज कर जाती है। तो वहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, वो सॉल्वेट नहीं हुआ। मींस जो इंटरमीडिएट बन रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके साथ जो है उसको जो है अपना सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो सराउंड नहीं कर रहे हैं, वो उसको क्या कर रहे हैं, सराउंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या, रिएक्टेंट को सॉल्वेट कर रहे हैं। तो उस केस में रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या हुआ कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है वो तो वही है। तो पहले हमें चाहिए था कि ये उसने पाथ क्रॉस करना था। ठीक है, तो उसके लिए उसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, ये एक्टिवेशन उसको एनर्जी चाहिए थी। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेट हो चुके हैं, तो सॉल्वेशन से क्या हुआ कि उनकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो उनकी इंक्रीज हो गई। तो मीन्स अब रिएक्टेंट को रिएक्ट करने के लिए और भी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो वो वहां पे फिजिबल नहीं हो पाती है। तो उस केस में जो रेट है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, जब रिएक्टेंट सॉल्वेट होंगे तो वहां पे रेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड केस है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट सॉल्वेट नहीं होते, इंटरमीडिएट सॉल्वेट होता है। मींस इंटरमीडिएट एक ऐसा बनता है कि उसकी सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होती है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उसको सराउंड कर लेते हैं। तो तब क्या होगा, उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी वो किसकी होगी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की डिक्रीज होगी। और ये देखा गया है कि जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सॉल्वेट हो जाता है, तो वहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी को कुछ नहीं होता। थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर जो पहले यहाँ पे था अब वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। रिएक्टेंट जब सॉल्वेट थे वहां पे बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया था, बट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब सॉल्वेट होता है तो वो थोड़ी सी एनर्जी डिक्रीज होती है। तो फर्स्ट जब उसको रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करके जाना था तो उसको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, बट अब जब रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको अब ये एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। मींस वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, सॉल्वेट होते हैं। तो वहां पे अब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जैसे हमने कैटलिस्ट के केस में पढ़ा था। ठीक है, तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर व्हेन देयर इज ए नो सॉल्वेशन। जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या सॉल्वेट हो गया तो उसकी एनर्जी डाउन चलेगी, तो वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो अब कम चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, वहां पे फास्ट हो जाएगा। तो मींस रेट विल इंक्रीज एट दैट टाइम। ठीक है, थर्ड केस है कि अगर हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स एंड इंटरमीडिएट जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोथ गेट सॉल्वेटेड। ठीक है, बोथ गेट्स सॉल्वेटेड। उस केस में क्या होगा कि जब दोनों सॉल्वेट होंगे तो पीछे हमने देखा है कि जब रिएक्टेंट सॉल्वेट होते हैं तो रिएक्टेंट की एनर्जी जो पहले इनिशियल थी उससे काफी नीचे आ जाती है। ठीक है, और जो हमारी एनर्जी थी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की वो क्या है, थोड़ी सी कम नीचे आती है। तो उस केस में क्या होगा, मींस एक्टिवेशन एनर्जी तो इंक्रीज ही होगी। ठीक है, अगर यहां पे ड्रॉ करते हैं हम, ये है हमारी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज द EP, दिस वाज द ER इनिशियली, दैट इज द ER प्राइम। जब उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई है, उनकी जो एनर्जी है डिक्रीज हो गई। ठीक है, तो पहले उनको पाथ जो क्रॉस करना था दैट वाज दिस वन, दिस ब्राउन वन। ठीक है, अब जब उनको क्रॉस करना है तो अब उनको ये पाथ क्रॉस करना है। अब हम ध्यान से देख सकते हैं कि किस केस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए, में ज्यादा चाहिए, किस केस में कम चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले चाहिए थी। ठीक है, अब ये है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो अब हमें चाहिए। तो जब दोनों सॉल्वेट होते हैं तो उस केस में रेट जो है हमारा वो डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, रेट क्या करेगा उस केस में, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि
जो रिएक्टेंट्स हैं उनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा डिक्रीज होता है, ठीक है, बट जो हमारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैं, एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स है उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो थोड़ी सी डिक्रीज होती है, ठीक है, जिस वजह से हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी है हमारी वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। द एक्टिवेशन एनर्जी जो प्राइम है दैट इज मोर देन दैट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी जो इनिशियल थी, ठीक है। तो उस केस में जो रेट है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। In next lecture, I will discuss the further topic that is the concentration dependent upon the reaction rate. Means किस तरह से जो किसी भी रिएक्शन का रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब किस तरीके से डिपेंड करता है और कैसे हम उसका रेट निकाल सकते हैं अगर हमें कंसंट्रेशन नोन हो, ठीक है, वो हम सब क्या है नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन।